जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का आंसर भी मिलेगा। कोई 3 नंबर का है तो कोई 5 नंबर का है, मतलब हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हर एक क्वेश्चन को आंसर के साथ बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फ्रैंकल दोष, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर का है। फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। इनको दोनों को अलग अलग करके मैं बताऊंगा एकदम सटीक भाषा में आंसर। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, मोलरता से आप क्या समझते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। मोलरता के जो परिभाषा इंपॉर्टेंट ही है, उसका सूत्र कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आना ही आना है। ठीक, चौथा नंबर क्या है, मोलरता से आप क्या समझते हैं, मोलरता को परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, कोई 3 नंबर में, कोई 5 नंबर में। ठीक, फिर क्या लिखा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोल अंश से क्या समझते हैं, इसका नाम क्या है दूसरा, कि मोल प्रभाज भी बोलते हैं। तो ध्यान रहे, बात एक ही है। ठीक, नंबर क्वेश्चन क्या है, हेनरी नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। हेनरी नियम से आप क्या समझते हैं, नियम वाला तो 3 नियम है, हेनरी नियम, कोलराउस नियम, राउट नियम, जिनमें से 5 नंबर के आते हैं। अब एक नियम तो आपको तैयार ही किया जाना है, तीनों के तीनों। ठीक, 7वां नंबर क्या है, कोलराउस नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आंसर भी बताएंगे, आप दे सकते हैं, आंसर भी मिलेगा, पूरा देखो तो यार। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राउट की नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वीडियो काफी मेहनत से बने है, इसमें 1000 लाइक तो आनी ही चाहिए। ठीक, तो क्या लिखा है, राउट के नियम, जो कि भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, शेयर वगैरह कर देना। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये डायरेक्ट 5 नंबर में ही आता है, गारंटी है ये आएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आएगा। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया किससे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर क्या है, पेप्टिकल किससे कहते हैं, पेप्टिकल से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर बताऊंगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स विभव क्या समझते हैं, रेडॉक्स विभव को परिभाषित कीजिए का सूत्र लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन। 13वां नंबर लिखा है, द्रव स्नेहकुलाइट तथा द्रव विरोधिकुलाइट किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए, डायरेक्ट 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, नैनर समीकरण, ये भी आपको बताऊंगा, आंसर सहित वो भी ट्रिक के साथ। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन से आप क्या समझते हैं, वास्तविक विलयन किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए, कोलाइटिव विलयन किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए, ये भी बताऊंगा, आंसर सही बताऊंगा। 5 नंबर का है मेरे भाई। ठीक, 16 नंबर क्या है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए, ये भी बताऊंगा। मात्रक बीमा सब लिखना रहता है, इसको भी बताऊंगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, लिगेंड कितने प्रकार का है, लिगेंड क्या है, किसे कहते हैं, इसको भी बताऊंगा। 3 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, एक न एक तो अंतर आना ही आना है। ठीक, इसको भी बताऊंगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि छुपा रुस्तम है, आप लोग नहीं जानते तो आज जान जाओ। लिखा क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, प्रथम नियम द्वितीय नियम फैराडे वाला है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। आंसर सही बताऊंगा, ये 3 नंबर में आ जाता है। मतलब आज की वीडियो का कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है। आज की वीडियो को आंसर सही मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को आप शेयर वगैरह कर देते हो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। लाइक ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर कर देना। ठीक, चलिए मैं बात करने वाला हूँ पहले नंबर। अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकल दोष। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, पूछा आपको इस जाएगा कि फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष को परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का आएगा, दोनों को मिला करके। फ्रैंकल दोष और साटकी दोष को परिभाषित कीजिए, ये 3 नंबर में आएगा, दोनों को एक ज्वाइंट रहेगा। क्वेश्चन रहेगा फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए उदाहरण देकर के। ये 3 नंबर का रहेगा भाई। तो इसको आंसर क्या करना है कि देखिए फ्रैंकल दोष का हेडिंग डालना है, उसके अंदर करना है जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में एक धनायन मूल कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक और किताब से याद करते हो ना, गारंटी आप नहीं याद कर पाओगे, काफी लंबा पड़ जाएगा, भूल जाओगे, याद करोगे। मैं जो बता रहा हूँ एकदम शॉर्टकट तरीका है, इससे आसान और क्या ही मिलेगा। इतना लिख देते हो तो आपका 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल रेडी हो जाइए। उदाहरण की बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो AgCl, काबा, ZnS आदि, बस हो गया आपका। फिर हेडिंग डालना होगा साटकी दोष। अब इसके अंदर क्या करना है कि जब किसी जालक में एक धनायन, कैसा एक धनायन मतलब एक प्लस, एक धनायन या एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है। कैसे अनुपात में, समान अनुपात में रिक्त रहता है, तो इस प्रकार के दोष को साटकी दोष कहते हैं। बहुत सिंपल है, इतना ही करना है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इन्हीं नंबर का ना। एग्जांपल की बात की जाए तो NaCl, AgBr, KCl आदि, ये कंप्लीट आपका ये 3 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो गया। तो स्क्रीनशॉट तो मेरा कहना समझ गए होंगे, ये 3 नंबर में आता है। ठीक, तो चलिए है ना, अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्या है, मोलरता। जी हाँ से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पता है, इसका सूत्र इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। न्यूमेरिकल की वीडियो में लाने वाला हूँ, परेशान ना होइए। ठीक, लेकिन समझिए लीजिए कि इसको याद तो होना चाहिए। मोलरता किसे कहते हैं, ये 3 नंबर में आता है।
तो इसको आंसर क्या लिखना है कि 1 लीटर बिलियन में, ध्यान देना है फर्क थोड़ा थोड़ा है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। बस हो गया। सबसे जरूरी क्या है सूत्र, सूत्र क्या होता है m बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे आयतन। बस हो गया आपका, इतना ही सिंपल है और इसमें कुछ नहीं करना है। समझदार के लिए सारा काफी है, ज्यादा इसमें कुछ लफंगा मतलब कुछ इसमें कुछ करना नहीं है यार। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता, जिसका इसका दूसरा भाई है। मोलरता का भाई क्या है, मोलरता, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात की जाए 3 नंबर के भी आता है कि 1 लीटर विलायक, देखिए यहाँ पर सब पूरा सेम लाइन मिल रही, खाली यहाँ विलय तो यहाँ विलायक है, यहाँ मोलरता है, यहाँ मोलरता, फर्क थोड़ा थोड़ा है। क्या लिखा है, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना कंप्लीट। सूत्र की बात किया तो m बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। जी हाँ दोस्तों, आपका चौथा नंबर भी कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, और इसमें कुछ भी नहीं करना, इसके साथ ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार भाई, और लाइक वगैरह कर देना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कल कैसी वीडियो चाहिए ये कमेंट में कर देना है, ठीक। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्या है, मोल अंश। जी हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है, मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल अंश भी कहते हैं। बात एक ही, ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आंसर कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक, क्या लिखा है, विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को या योग को मोल अंश कहते हैं, ठीक। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, xa प्लस xb बराबर 1, ये जरूर लिख देना है, तब आप पूरा नंबर मिलेगा। ध्यान में रखिए, एक बात और समझ लीजिए कि मोल अंश का दूसरा नाम क्या है, मोल प्रभाज। ये क्वेश्चन आता है तो आता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका सुन लो कि मोल अंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन यही तरह पूछा जाएगा, ठीक, आएगा जरूर। 6वां नंबर क्वेश्चन की बात की, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हेनरी के नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस इसका भी पाया जाता है, 3 नंबर का है। जी हाँ दोस्तों, बस एक खूबी किसी इस जिले में आया तो किसी उस जिले में आया, हर जिले का बार बार बदला करता है, लेकिन आने के चांसेस रहते हैं। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, मैंने क्या बोला, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस की दाब के समानुपाती, क्या लिखा है, समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, m समानुपाती p, ये समानुपाती जब निशान हटेगा तो बराबर लग जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर KOP हो जाएगा, मतलब m बराबर आपकी क्या हो जाएगा, m बराबर आपका हो जाएगा मेरे भाई KOP, मतलब m बराबर आपकी क्या हो जाएगा KOP। अब रही बात कि सर m क्या है, k क्या है, p क्या है, चलिए तो m आपका क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, k आप क्या है, तो k आपका समानुपाती स्थिरांक है, p आप क्या है, तो प्रेशर, यानी सामने पर गैस का दाब को बोलते हैं प्रेशर, p से। जैसा दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट, करना कुछ नहीं है, इसके स्टार्ट ले लेना है और याद जरूर कर लेना है, अभी भी टाइम है, जब जागो तभी सवेरा, बस थोड़ा दिमाग को एक्टिविटी बढ़ाओ, है ना। करना क्या है, स्क्रीनशॉट सुबह 4 बजे पढ़ना शुरू कर दो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो को शेयर कर जरूर देना मेरे भाई, क्योंकि बहुत आप लोग का चाहिए अभी प्यार वगैरह, ठीक। चलिए अब हम बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये 3 नंबर का आता है, कितने नंबर में आता है, 3 नंबर के। कोलराउस के नियम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर अनुप्रयोग समझेगी, ये रहा क्वेश्चन के कोलराउस के नियम से आप क्या समझते हैं, अनुप्रयोग सहित लिखिए। आंसर की बात किया तो आंसर क्या लिखना है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन, मैंने भाई क्या लिखा है, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन, ठीक, अनंत तनुता की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, इसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं, ठीक। क्या लिखना है, अनंत अनुता पर, क्या लिखा है, इसे क्या बोलते हैं, अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। तो अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, यानी कि m मोलर, ये क्या है, लेमडा है, ठीक है, लेमडा। अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, जिसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं। n प्लस क्या है मेरे भाई, तो n प्लस आपका धनायन संख्या है, n माइनस क्या है, ऋणायन संख्या है। ऐसे ही आपको लिखना है, 3 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। सॉरी ये 3 नंबर में, ये 5 नंबर में आता है, नियम वाला है ना, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, बट 5 नंबर में आता है, ध्यान रहे कि इंपॉर्टेंट तो है, ठीक। अब आपको करना क्या है, अनुप्रयोग कैसे लिखना है, तो कम से कम 2 तो बिल्कुल लिखना है। अनुप्रयोग करना है मेरे भाई, पहला नंबर लिखना है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता। दूसरा नंबर क्या लेना है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। जी हाँ दोस्तों, ये 2 अनुप्रयोग तो कंपलसरी ही लिखना होगा आपको, तब आपको यहाँ से 5 नंबर या 3 नंबर मिल जाएगा। करना क्या है, स्क्रीन आप समझ गए होंगे, कभी कभी 3 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है। हाँ, तो ये पक्का है कि ये आता है, ये बात तो तय है।
तो करना क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कहते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां में लिखा है राउल्ट के नियम। जी हाँ, सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राउल्ट के नियम किससे कहते हैं, इसका अनुप्रयोग सहित उदाहरण लिखिए। ये आपका मेरे भाई 5 नंबर के आता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा 5 नंबर में पूछाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं, अनुप्रयोग सहित लिखिए। जी हाँ दोस्तों, आंसर की बात किया, सबसे सटीक आंसर क्या है, किसी निश्चित ताप पर द्रव प्लेन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज, मतलब वही मोल अंश जो भी आपने उससे पहले पढ़ा है। तो मोल प्रभाज बोलो चाहे मोल अंश बोलो, तो मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उससे हम या फिर इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। इसे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। ये 5 नंबर में आता है, पूरा लिखते हो तो ठीक, तब आपको 5 नंबर दे जाएगा। तो सूत्र की बात की जाए, सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये रहा आपका सूत्र। ठीक, अब आपको डालना होगा कि राउल्ट के नियम की सीमाएं, इनके सीमाएं आपको जरूर लिखना है। सीमाएं नंबर 1 लिखना है कि यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा सीमा क्या लिखना है कि एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होना चाहिए। और रही बात कि सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। आपको वहां लिखना नहीं है, इतना ही लिखना है कि एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होना चाहिए, बस आप समझ लो। ठीक, तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब, कंप्लीट। जैसा दोस्तों ये 8 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा कहना समझ गए होंगे। चलिए अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसा दोस्तों आपके साथ ले लिया होगा है, 3 से 4 बार अगर आप इसे पढ़ते हो, याद करते हो, तो यह याद हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट भी है, हर साल पूछा जाता है, ये समझ लीजिए। ठीक, राउल्ट के नियम, बस फर्क इतना है, कभी इस बोर्ड में, कभी यूपी बोर्ड, कभी बिहार बोर्ड के लिए भी जो आप देख रहे हो ना, इस आपके लिए परफेक्ट, तो देख सकते हो, लिख सकते हो, याद कर सकते हो। चलिए अब बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर लिखा है शून्य कोट की अपक्रिया। जी हाँ, सो ये भी इंपॉर्टेंट, शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक कीजिए। ये तो पूरा 5 नंबर में आता है मेरे भाई। कितने नंबर में आता है, ये 5 नंबर के। शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, वेग स्थिरांक का व्यंजक कीजिए। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे सटीक भाषा में है। ठीक, क्या लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, प्रगति होता है शुरू में, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। 3 से 4 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटी है याद हो जाएगा, लेकिन अच्छे से याद करना पड़ेगा। उदाहरण की बात की जाए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग, मतलब दोनों का जोड़ना, H2 प्लस Cl2 से आपका क्या बन जाएगा, 2HCl, क्योंकि 2 से 2 पूरा 2 हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक, किसके उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ये जरूर ऊपर लिख देना। ठीक, अब आपको हेडिंग डालना है शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक, यहाँ लिख दो व्यंजक। अब इसका अंदर के नीचे क्या लिखना है, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर KT है। x बराबर क्या है, KT है। ठीक, जहां x क्या है, अभिकारक है, एक युवा मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है और के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। बस इतना करना है, 2-3 बार अगर याद करते हो अच्छे से आपका याद हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ समझाने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि आप 2-3 बार याद करो तो खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये तो परिभाषा है, मतलब कि याद ही करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट, हाँ ये बता देना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने साथ ले लिया होगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट शून्य कोट की अपक्रिया तैयार कर लेना अच्छे से। चलिए 5 नंबर में आता है। अब हम बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रथम कोट की अपक्रिया से आप क्या, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछाएगा, पहले ये सुनो। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका सुन लो कि प्रथम कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण सहित आपको लिखना होगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है, प्रथम कोट के बजाय क्या समझते हैं, लक्षण सहित लिखिए। ये आपका पूरा 5 नंबर में आएगा, इसमें कोई संकोच होने वाली बात नहीं है। और 2 ही अपक्रिया है, शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, एक ना एक तो टपकेगा, ये बात तो लिख के ले लो। ठीक, तो लिखना कैसे है, सबसे सटीक भाषा में हेडिंग डाल दिया आपने क्या, प्रथम कोट की अपक्रिया। अब इसके अंदर लेना है वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। ठीक, उदाहरण की बात की जाए उदाहरण की बात की जाए भाई, तो C12H22O11 किसमें H2O पानी में मिलाने पर क्या हो जाता है, H धनायन से तनु HCl या H2SO4 की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाता है, जिसका ये रहा सूत्र। इतना कर दिया, अभी आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 5 है तो केवल 2 नंबर के लायक होगी। अब आपको क्या करना है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण लिखते हो क्या, K बराबर 2.303 बटे T log 10A बटे A माइनस x। अभी आपका पूरा नंबर नहीं मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। अब मेन चीज ये लक्षण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरा 2 नंबर देता है, तो 3 2 5 हो जाएगा।
लक्षण नंबर 1 कहना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा नंबर क्या है, अभिक्रिया की पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। कोई भी अभिक्रिया है उसको पूर्ण होने में अनंत समय लग जाता है, ठीक। तीसरा नंबर क्या है, अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता में क्या लिख रहा है, n गुना बढ़ाने पर या n गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। ये रहा लक्षण, ये रहा आपका परिभाषा, ये 5 नंबर में आता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट देखो पढ़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपको आता है तो रिवीजन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 11वें नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। 11वें क्वेश्चन लिखा है पेप्टिकड़ से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, पेप्टिकड़ किससे कहते हैं, है ना, उदाहरण देकर समझिए। ये रहा क्वेश्चन 3 नंबर का है मेरे भाई। तो आंसर की बात की जाए तो पेप्टिकड़ की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। जो स्कंदन है ना, स्कंदन के बिल्कुल विपरीत मतलब उल्टा होती है। स्कंदन की विपरीत होती है किसी ताजे बने में, यहाँ देखिए किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट को मिलाकर, ठीक, कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकड़ कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए मतलब जैसे FeOH का होल थ्राइज, हिंदी में क्या बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। आपको इतना ही लिखना है FeOH का होल थ्राइज, ठीक। आप बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसका नाम क्या है, रेडॉक्स विभव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। 3 नंबर में आता है, ये 3 नंबर में है, ये 3 नंबर में, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी सेल में ऑक्सीकरण है ना, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया होती है, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के बीच जो धातु और विलयन के बीच स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए, सॉरी उसके सूत्र की बात की जाए, सूत्र क्या हो जाएगा कि E बराबर E0 प्लस 0.591 बटे n log 10 OX बटे RED। चाहो तो आप इतना ही याद करो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप इतना भी आप सूत्र लिख सकते हो, तब भी आपका 3 नंबर मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ऐसे तो सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 13वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन लिखा है कि द्रव पूछने तरीका क्या है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइट किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइट किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन। तो आपको हेडिंग डालना होगा द्रव स्नेही कोलाइट। अब उसके अंदर क्या करना है, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर, मैंने क्या बोला, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उसे हम द्रव स्नेही कोलाइट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि ये इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर में आता है और लगातार पूछा गया है, कई सालों से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ने छात्र तो आप देख करके ही समझ गए होंगे कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा। आप देखिए उदाहरण की, जब तक उदाहरण है जब तक आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उदाहरण लिखना कंपलसरी है। जिलेटिन कामा स्टार्च कामा गोंद कामा प्रोटीन आदि, ये रहा उदाहरण द्रव स्नेही कोलाइट का। अब आपको हेडिंग डालना होगा द्रव विरोधी कोलाइट, जो कि द्रव विरोधी कोलाइट भी लिखना इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। देखिए इसमें क्या था, जो वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक में संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन बना देते थे तो उसे हम द्रव स्नेही कोलाइट कहते थे। लेकिन इसमें क्या है, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने से सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइट कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो धात्विक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल थ्राइड, जिसे बोलते क्या है, धात्विक हाइड्रोक्साइड कामा FeOH का होल थ्राइड। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करना क्या है, स्क्रीनशॉट पूरा 5 नंबर में आता है। स्क्रीनशॉट देखिए यार, अच्छे से याद करना पड़ेगा, 3-4 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। अगर आपको याद है तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट तो हमसे स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे देखो 2 नाम है, इसका नाम है ननर समीकरण भी और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी। तो बात है कि आंसर आपको एक लिखना है। देखिए सबसे सटीक भाषा में क्या लिखना है कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने क्या बोला कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण को विलयन में डुबाया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं या फिर ननर समीकरण कहते हैं। ठीक, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे N लिखो चाहे NF लिखो, log 1/m घात n प्लस, ये रहा मेरे भाई ननर समीकरण बोलो चाहे मानक इलेक्ट्रोड बोलो, ये 3 नंबर सॉरी ये 5 नंबर में पूरा आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, इसे आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये कई सालों से लगातार पूछा जा चुका है। स्क्रीनशॉट
जैसा दोस्तों आपसे स्टार्ट ले लिया होगा, चलिए अब हम बात करता हूँ 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा वास्तविक विलयन। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये पूरा 5 नंबर में आता है कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर की बात की जाए सबसे सटीक भाषा में क्या करना है, आपको हेडिंग डालना सबसे पहले कि वास्तविक विलयन। अब उसके अंदर करना कि यह एक सामान्य तंत्र है जिसमें विलय तथा विलाय के कणों का आकार बराबर होता है। इनके कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या है, तो यूरिया कामा चीनी आर, ये रहा एग्जाम्पल है ना। इसे इन्हें आप क्या कर सकते हो, सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। लेकिन कोलाइटिव विलयन में क्या है कि यह एक विषमांग तंत्र है। वे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1000 नैनोमीटर से भी कम होता है, ये एनएम का होता है नैनोमीटर से भी कम होता है, उसे कोलाइटिव विलयन कहते हैं। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है ना। इसमें क्या था कि नहीं देखा जा सकता था, इसमें क्या है देखा जा सकता है। उदाहरण की बात की जाए तो गोंद कामा जिलेटिन कामा स्टार्च कामा प्रोटीन आदि। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा 5 नंबर में आता है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट और 3 से 4 बार रिवीजन करते हो तो अच्छे से याद हो जाएगा। ध्यान है कि इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसमें देखा जा सकता है, इसमें नहीं देखा जा सकता। ये बहुत मेन पॉइंट, स्क्रीनशॉट अब स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है विशिष्ट चालकता। जी हाँ सर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा कैसे जाता है कि विशिष्ट चालकता से क्या आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी लिखिए। तो ये रहा विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसको इंपॉर्टेंट नंबर भाई। आंसर की बात किया तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, केवल आधा ध्यान देना, ये चीज इंपॉर्टेंट, व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहलाता है या कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से, ठीक, मतलब ये होता है कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या होता है, इसे किस कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा का कहते हैं मेरे भाई रो होता है। ये क्या है मेरे भाई, इसे बोलते हैं रो। ठीक, इसे मुंडा हो पी। ठीक, अब मात्रक, इसमें सबसे जरूरी क्या आता है, मात्रक। ये 1 नंबर का आता है। मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये रहा इंपॉर्टेंट, इसको मात्रक जरूर तय करना क्योंकि ये 1 नंबर पूछा गया है बहुविकल्प पे। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वह अनेक स्पीशीज, ये चीज को जरूर लिखना, वह अनेक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो K4 ब्रैकेट के अंदर क्या है, FeCN6 में CN की जो माइनस है ना वो आयन लिगेंड है। बस इतना ही करना है, एक ही एग्जाम्पल देना है। कंप्लीट करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 58 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए से आरएनए में अंतर क्या है, मतलब तथा आरएनए में अंतर बताइए। देखिए मेरे भाई, एक तरफ आप ये लिखना है, तरफ आप ये लिखना है ना। डीएनए में नंबर क्या लिखना है, यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। इसमें क्या लिखना है कि यह कुछ वायरस में पाया जाता है, दूसरा नंबर कहना है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें कहना है कि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। इसमें क्या है कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या लिखना, चौथा नंबर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इसमें क्या लिखना है, कुछ विषाणु से ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। एक नया अंतर आएगा, मैंने 5 महत्वपूर्ण अंतर वाली वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी पड़ी है, देख लेना वो वाली वीडियो जाके। इसके बाद अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा कि ये लास्ट है, इसका नाम क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ये अलग अलग क्वेश्चन है, 3 नंबर में आने वाला है। ठीक, अगर अभी तक नहीं तैयार किया तो तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट तो है ये। आंसर की बात किया तो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, ठीक, मुक्त अथवा एकत्रित मतलब इकट्ठा, मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रभावित की गई विद्युत की मात्रा या कुल आवेश के समानुपाती होता है। इसे हम फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। ये केमिस्ट्री का है, आ सकता है। ठीक, 3 नंबर का है मेरे भाई, तैयार कर लेना है, कई सालों से पूछा चुका है। बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो सबसे आखिरी क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ये रहा प्रथम नियम, ये रहा द्वितीय नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रभावित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, जो कि W1 समानुपाती E1 के। जब ये समानुपाती निशान हटाओगे तो बटे लग जाएगा, देन W1/E1।
ठीक, हुआ का मतलब हो जाएगा बराबर W2 समानुपाती E2, मतलब कि W2 बटे हो जाएगा E2। ये रहा आपका फराडे का विद्युत अपवर्तन का द्वितीय नियम। प्रथम नियम द्वितीय नियम जरूर तय करना है, इंपॉर्टेंट तो है। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ गए, करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।